नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम स्टडी पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए। इसके बाद आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। पॉलिटी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं आज के सेशन में। और आज का सेशन जो है ये आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको आज के सेशन से आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपसे सामने है, बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कब से लागू हुआ? तो बताइएगा। तो पहले प्रश्न का सभी लोगों को आंसर करना है। तो बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की जा रही है। बताइएगा। तो मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार है ये कब से लागू हो रहा है? मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार है तो ये कब से लागू हो रहा है? चलो जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करते चलेंगे। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो 1 जनवरी 2010, 1 अप्रैल 2010, 26 जनवरी 2010 या फिर 1 मार्च 2010। पहले प्रश्न का सभी लोगों को आंसर करना है, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। तो क्या आंसर कर दोगे? तो आप आंसर कर दोगे 1 अप्रैल 2010 से। ठीक है, कब से? तो मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार है ये 1 अप्रैल 2010 से लागू हो रहा है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर कर दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पुंछी आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? बताइएगा। पुंछी आयोग की अगर हम लोग बात करेंगे तो पुंछी आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? अच्छा, इस आयोग का संबंध किससे है? तो अगर इस आयोग की विषय में बात की जाए कि इस आयोग का संबंध किससे है तो आप आंसर करोगे केंद्र राज्य संबंधों की जांच करने से है। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो केंद्र राज्य संबंधों की जांच करने से है। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो केंद्र राज्य संबंध के संदर्भ में क्या किया गया था? तो पुंछी आयोग का गठन किया गया था। और ये आयोग कब गठित हो रहा है? 2007, 2008, 2005 या फिर 2006 में? तो क्या आंसर कर दोगे? तो आप आंसर कर दोगे 2007 में। ठीक है, पुंछी आयोग कब? तो 2007 में गठित हो रहा है। और इसका संबंध किससे है? तो केंद्र राज्य संबंधों की जांच करने से है। ऑप्शन संख्या क्या करोगे? ए आंसर कर दोगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रपति ने किस विधेयक के संदर्भ में पहली बार वीटो शक्ति का प्रयोग किया? बताइएगा। तो किस राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं? राष्ट्रपति ने पहली बार, ठीक है, पहली बार वीटो शक्ति का प्रयोग किस संदर्भ में किया था? तो हिंदू उत्तराधिकार विधेयक के संदर्भ में, महिला आरक्षण विधेयक के संदर्भ में, डाक संशोधन विधेयक के संदर्भ में या फिर विधवा अधिनियम के विधेयक के संदर्भ में? तो क्या हो जाएगा? तो देखो, पहली बार जो वीटो शक्ति है इसका प्रयोग कौन कर रहे हैं? तो इसका प्रयोग कर रहे हैं राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो आप कहोगे ज्ञानी जैल सिंह है। ठीक है, कौन है? तो ज्ञानी जैल सिंह है जो क्या कर रहे हैं? जो पहली बार पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। कब करेंगे? तो 1986 में कर रहे हैं। ठीक है, कब कर रहे हैं? तो 1986 में कर रहे हैं। और कौन से विधेयक के संदर्भ में करेंगे? तो भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संदर्भ में, याद रखिएगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति हैं ज्ञानी जैल सिंह और इन्होंने, ये पहले राष्ट्रपति हैं जो क्या कर रहे हैं? जो सबसे पहले पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। कब करेंगे? तो 1986 में करेंगे। और किस विधेयक के संदर्भ में करेंगे? तो आप कहोगे डाक संशोधन विधेयक के संदर्भ में करेंगे। ठीक है, कौन से? तो डाक संशोधन विधेयक के संदर्भ में करेंगे। ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। किस राष्ट्रपति ने एक वर्ष में सबसे अधिक अध्यादेश जारी किए हैं? बताएंगे क्या हो जाएगा? तो कौन से राष्ट्रपति हैं जिन्होंने एक वर्ष में सबसे अधिक अध्यादेश जारी किए हैं? सबसे अधिक कितने अध्यादेश अगर आपसे पूछ ले, कुल कितने अध्यादेश जारी किए हैं? तो कुल 29 अध्यादेश जारी किए थे। ठीक है, तो बताइएगा सबसे ज्यादा अध्यादेश, कुल 29 अध्यादेश जारी करने वाले राष्ट्रपति कौन है? आपसे ये पूछ रहा है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो नीलम संजीवा रेड्डी होंगे, वेंकट रमन होंगे, फखरुद्दीन अली अहमद होंगे या फिर नरसिम्हा राव हो जाएंगे। कौन से राष्ट्रपति हैं जिन्होंने एक वर्ष में सबसे अधिक 29 अध्यादेशों को जारी किया था? आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी कर दोगे, फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, क्या कर दोगे? तो फखरुद्दीन अली अहमद कर दोगे। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत पदच्युत होने वाली पहली सरकार किस राज्य से संबंधित है? बताइएगा। तो अनुच्छेद 356 में है क्या? तो अनुच्छेद 356 में अगर हम लोग बात करेंगे तो आप कहोगे राष्ट्रपति शासन है। ठीक है, अनुच्छेद 356 में क्या है? तो आप आंसर करोगे राष्ट्रपति शासन है। अनुच्छेद 356 में क्या है? तो आप आंसर करोगे राष्ट्रपति शासन है। ठीक है, तो अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन के अनुसार पदच्युत होने वाली पहली जो राज्य सरकार थी
वो पहली जो सरकार थी वो किस राज्य से संबंधित है? केरल, जम्मू कश्मीर, बिहार या फिर पश्चिम बंगाल। क्या आंसर कर दोगे? तो आप आंसर कर दोगे केरल कर दोगे। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? ए बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को किस उच्च न्यायालय से संबंधित किया गया है? देखो, अगर हम लोग बात करते हैं तो ये अपना क्या है, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो ये अपना प्यारा भारत है। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ये अपना प्यारा भारत है। यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखने को, ठीक है, मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखने को मिल जाएंगे। तो जो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह को क्या किया गया है? कोलकाता उच्च न्यायालय के साथ जोड़ दिया गया। ठीक है, क्या किया गया है? तो कोलकाता उच्च न्यायालय के साथ क्या कर दिया गया? तो जोड़ दिया गया। तो आंसर क्या करोगे? तो ऑप्शन संख्या डी आंसर करोगे। अंडमान निकोबार को कोलकाता उच्च न्यायालय के साथ संबंधित कर दिया गया। ऑप्शन संख्या डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा? तो आज ये महा मैराथन क्लास होने वाली है। पॉलिटी के बेहतरीन से बेहतरीन वाले प्रश्नों को हम लोग आज के सेशन में करने वाले हैं। सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको आज के सेशन से देखने को मिलने वाले। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, एक बात और आप लोगों को बतानी है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो अभी तक मैंने आप लोगों को नहीं बताई है। और वो महत्वपूर्ण बात यह है कि आप लोगों के सहयोग से ही, आप लोगों के साथ के, आप लोगों के विश्वास की वजह से ही आज हम लोगों का जो ये यूट्यूब चैनल है वो क्या हो गया है? तो वो 5000 सब्सक्राइबर, 5K सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट कर लिया है। तो आप लोगों के सहयोग की वजह से ही ऐसा हो पाया है। तो उसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी मेरे भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा और आप लोगों से निवेदन करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसी तरीके से अपना साथ, अपना विश्वास बनाए रखेंगे। सेशन को शेयर जरूर कर दिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा। तो जिला न्यायाधीशों की अगर हम लोग नियुक्ति की बात करते हैं तो जिला न्यायालयों की न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो आप आंसर कर दोगे राज्यों के राज्यपाल करेंगे। ठीक है, कौन करेंगे? तो राज्यों के राज्यपाल करते हैं। ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जाता है, तो बताइएगा कैसे होगा? किसी भी राज्य की अगर हम लोग सीमा में परिवर्तन की बात करेंगे तो सीमा में परिवर्तन कैसे किया जाएगा? चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करना, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? अनुच्छेद 368 के अनुसार, अनुच्छेद 70 के अनुसार, अनुच्छेद 130 के अनुसार या फिर अनुच्छेद 3 के अनुसार। किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना होगा तो किस अनुच्छेद के अनुसार करेंगे? तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी। याद रखिएगा, अनुच्छेद 3 के अनुसार। अनुच्छेद 3 में किसी भी राज्य के नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन की बात की गई है तो किस अनुच्छेद के अनुसार करेंगे? तो अनुच्छेद 3 के अनुसार करेंगे। याद रखिएगा, अनुच्छेद 368 के अनुसार नहीं करते। याद रखना, अनुच्छेद 368 में क्या है? संविधान संशोधन है, लेकिन अनुच्छेद 368 के अनुसार नहीं किया जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करोगे? तो डी आंसर कर दोगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको 4 घटनाएं दी गई हैं और आपको क्या करना है? तो सही क्रम में व्यवस्थित करना है। क्या होगा? तो जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा? सही क्रम कूट के आधार पर आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो नेहरू रिपोर्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो नेहरू रिपोर्ट कब आ रही है? तो आप आंसर करोगे 1928 में। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट कब आ रही है? तो आप आंसर करोगे 1928 में। भारत छोड़ो आंदोलन की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कब आ रहा है? तो ये 1942 में आ रहा है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगर हम लोग बात करेंगे तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू होगा? तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होगा। ठीक, और पूर्ण स्वतंत्रता या फिर कहेंगे पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई थी? तो 1929 में। ठीक है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था जहां पर पूर्ण स्वराज की, पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। तो बताओ क्या आंसर होगा? तो सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट होगा, 1 नंबर सबसे पहले होगा। और 1 नंबर आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो ऑप्शन संख्या सी में दिख रहा है। तो यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो 1 4 3 2 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करिएगा। भारत के प्रधानमंत्रियों का सही कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। ठीक है, बताएंगे क्या हो जाएगा? तो सही कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। ठीक है, वीपी सिंह है, चंद्रशेखर है, मोरारजी देसाई है, राजीव गांधी है। 4 प्रधानमंत्री दिए गए। ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, तो ऐसे प्रश्नों के लिए भी आपको तैयार रहना है मेरे भाई। ठीक है, जितने लोग बाद में जुड़ते चल रहे हो सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। तो भारत के प्रधानमंत्रियों का
सही कालानुक्रम क्या होगा? चलो जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो आप आंसर कर दोगे क्या? ऑप्शन संख्या सी कर दोगे। 3 1 4 2 हो जाएगा। सबसे पहले कौन होंगे? तो सबसे पहले मोरारजी देसाई होंगे। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो विश्वनाथ प्रताप सिंह होंगे। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो राजीव गांधी, और सबसे लास्ट में अगर हम लोग बात करेंगे कौन होंगे? चंद्रशेखर हो जाएंगे। तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो सी आंसर कर दोगे। 3 1 4 2 कर दोगे। ठीक, आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन चुनाव सुधारों से संबंधित समिति नहीं है? बताइएगा। तो आपको 4 समितियों के नाम दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है। तो क्या आंसर करोगे? तो दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, जीवी के राव समिति, तारकुंडे समिति। तो बताइएगा कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है। क्या आंसर करोगे 11वें प्रश्न की? तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी कर दोगे। ठीक है, जो ये जीवी के राव समिति है तो ये क्या हो रही है? तो ये आ रही है 1985 में, 1985 में आ रही है। और ये किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। किससे? तो ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। जीवी के राव समिति जो है ये किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। गैर कानूनी तौर पर हवालात में रखे गए व्यक्ति की रिहाई के लिए कोर्ट के द्वारा कौन सी याचिका जारी की जाती? बताइएगा। अगर कोई व्यक्ति है जिसको गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से क्या किया गया है? हवालात में कैद रखा गया है, तो उसके लिए कौन सी रिट को जारी किया जाएगा? आपसे ये पूछा जा रहा है। बताइएगा कौन सी रिट जारी होगी? तो अधिकार परीक्षा, निषेध, उत्प्रेषण या फिर हैबियस कॉर्पस। जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से हवालात में बंद करके रखा गया है तो उस व्यक्ति की रिहाई के लिए कोर्ट के द्वारा हैबियस कॉर्पस रिट को जारी किया जाता है। हैबियस कॉर्पस को और क्या करते हैं? तो इसको बंद जो है हिंदी में हम लोग कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। याद रखिएगा, हैबियस कॉर्पस को क्या करते हैं? तो इसको बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। और हैबियस कॉर्पस के द्वारा क्या होता है? तो हैबियस कॉर्पस के द्वारा अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको गलत तरीके से गिरफ्तार करके रखा गया है उसकी रिहाई के लिए याचिका दायर की जाती है। ऑप्शन संख्या डी आंसर करोगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्यों की बात कर रहा है, फंडामेंटल ड्यूटीज की आपसे बात कर रहा है, कर्तव्यों की बात कर रहा है। कर्तव्य आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे? तो जो मौलिक कर्तव्य है ये आपको भाग 4 का में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अनुच्छेद अगर आपसे पूछ लेगा तो अनुच्छेद आप क्या कहोगे? तो अनुच्छेद आप कहोगे 51 का में। ठीक है, कहाँ पर? तो भाग 4 का में, अनुच्छेद 51 का में आपको मौलिक कर्तव्य देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य हमने लिए कहाँ से हैं? तो आप आंसर करोगे रूस या फिर सोवियत संघ से क्या किया गया है? मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। तो यहाँ पर जो मौलिक कर्तव्य नहीं है वो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए। चुनाव में मतदान करना, वोट करने का जो अधिकार है ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या करोगे? ए आंसर कर दोगे। मौलिक कर्तव्य आपको भाग 4 का में, अनुच्छेद 51 का में देखने को मिलेंगे। हमने रूस से मौलिक कर्तव्यों को लिया है। ठीक है, पहले कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो 10 मौलिक कर्तव्य थे। और वर्तमान में अगर हम लोग बात करें तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या बढ़कर के कितनी हो गई है? तो 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। कितने? 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं। ठीक है, और 10 मौलिक कर्तव्य जो है, 10 कर्तव्य जो है वो क्या किए गए थे? तो 10 मौलिक कर्तव्य जो हैं वो 42वें संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। कौन से? तो 42वें संशोधन 1976 के द्वारा क्या किए गए हैं? 10 कर्तव्यों को जोड़ा गया है। कौन सी समिति की सिफारिश पर? तो आप आंसर कर दोगे सरदार, कौन सी समिति होगी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, कौन सी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर क्या होगा? तो 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने का काम किया गया है। ठीक है, 42वें संशोधन 1976 के द्वारा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। संचित निधि से निधि निकालने के लिए किसका अनुमोदन आवश्यक है? अगर संचित निधि से पैसे निकालना है, अगर संचित निधि से पैसे निकालना है तो फिर किसका अनुमोदन आवश्यक है? भारत के राष्ट्रपति का, भारत के प्रधानमंत्री का, भारत के वित्त मंत्री का, या फिर भारत की संसद का? चलो जल्दी से बताएंगे क्या आ जाएगा। तो अगर भारत की संचित निधि से पैसे निकालने हैं तो फिर क्या हो जाएगा? तो भारत की संसद का अनुमोदन होना आवश्यक है। अच्छा, संचित निधि की अगर हम लोग बात करेंगे तो संचित निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में है?
तो आप आंसर क्या करोगे, तो आप आंसर कर दोगे 266 में। ठीक है, क्या है, तो अनुच्छेद 266 में क्या है, अनुच्छेद 266 में संचित निधि का उल्लेख किया गया और यहाँ से पैसे निकालने के लिए संसद का अनुमोदन आवश्यक है। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो डी आंसर कर दोगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नागरिकता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, बताइएगा। नागरिकता की अगर हम लोग बात करें तो नागरिकता को हमने इंग्लैंड से लिया। ठीक है, कहाँ से, इंग्लैंड कहोगे या फिर आप कह सकते हो ग्रेट ब्रिटेन से। इंग्लैंड या फिर कहोगे ग्रेट ब्रिटेन से हमने क्या किया है, तो हमने नागरिकता को लिया। इंग्लैंड या फिर ग्रेट ब्रिटेन से हमने नागरिकता को लिया है। नागरिकता का स्वरूप कैसा है, हमारे यहाँ भारत की जो नागरिकता है उसका स्वरूप कैसा है, तो आप आंसर करोगे एकल नागरिकता है। ठीक है, भारत में नागरिकता का स्वरूप कैसा है, एकल नागरिकता है। किस भाग में नागरिकता आपको देखने को मिल जाएगी, तो भाग 2 में। संविधान के कौन से भाग में, तो भाग 2 में नागरिकता देखने को मिल जाएगी, 5 से 11 में। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो डी आंसर कर दोगे। भाग जो है 2 में, अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता आपको देखने को मिल जाएगी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पंचायती राज सम्मिलित है, बताइएगा पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किस सूची में है। पंचायती राज व्यवस्था, पंचायत की बात हो रही है, तो पंचायतों के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो इनका उल्लेख कहाँ पर है, तो इनका उल्लेख भाग 9 में है। ठीक है, अगर अनुसूची वहीं पर आपसे पूछ ले, ठीक है, क्या कर ले, अगर आपसे वहीं अनुसूची पूछ ले तो अनुसूचियों की संख्या क्या हो जाएगी, तो 11 हो जाएगी। ठीक है, कौन सा संशोधन है जिसके द्वारा इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो आप आंसर करोगे 73वां संशोधन है। ठीक है, कौन सा, तो 73वां संशोधन है 1992, जिसके द्वारा क्या किया गया, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। पंचायतों का उल्लेख भाग 9 अनुसूची 11 में है। कितने विषय प्रदान किए गए हैं पंचायतों को, तो क्या आंसर करोगे, तो पंचायतों को कुल 29 विषय प्रदान किए गए। कितने, पंचायतों को 29 विषय प्रदान किए गए जिस पर पंचायत कानून बना सकती है और ये राज्य सूची में आते हैं। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, तो बी आंसर कर दोगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। संसद के द्वारा पारित वित्त विधेयक राष्ट्रपति को भेजे जाने पर उसके पास क्या विकल्प होता है। अगर राष्ट्रपति के पास वित्त विधेयक भेजा जाए, ठीक है, अगर राष्ट्रपति के पास क्या हो जाए, तो वित्त विधेयक को भेजा जाए, तो राष्ट्रपति के पास विकल्प क्या होता है। राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, हस्ताक्षर कर सकते हैं या फिर संसदीय समिति को भेज सकते हैं। तो आपको याद होना चाहिए, आपको ध्यान होना चाहिए कि धन विधेयक की अगर हम लोग बात करेंगे तो धन विधेयक और वित्त विधेयक ये ऐसे विधेयक होते हैं, धन विधेयक, वित्त विधेयक ऐसे विधेयक होते हैं जो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होते हैं कि अगर ये विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे तो राष्ट्रपति को साइन करना ही करना है। अगर धन विधेयक, वित्त विधेयक राष्ट्रपति के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति उसको अस्वीकार नहीं कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकते हैं, उस पर पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग कर नहीं सकते हैं, उस पर उनको क्या करना है, उस पर उनको हस्ताक्षर ही करना है। तो ऑप्शन संख्या क्या करोगे, सी आंसर करोगे, हस्ताक्षर करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। राज्यसभा में किसी मुद्दे पर सरकार के विधेयक के अस्वीकार हो जाने पर परिणाम क्या होता है। मान लीजिए लोकसभा है और क्या हो रहा है, और राज्यसभा है। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए लोकसभा में क्या हो रहा है, लोकसभा में कोई विधेयक प्रस्तुत किया गया और वो विधेयक क्या हो रहा है, लोकसभा से पास हो जा रहा है। जब वो विधेयक लोकसभा से पास हो जाएगा तो उसको भेजा जाएगा राज्यसभा में। अब राज्यसभा में मान लीजिए वो विधेयक पास नहीं होता है, अस्वीकार हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, तो फिर क्या करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए राज्यसभा में वो विधेयक अस्वीकार हो गया तो फिर क्या करना पड़ेगा, सरकार को त्यागपत्र देना पड़ेगा, प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ेगा, संसद का संयुक्त अधिवेशन आएगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, तो इनमें से कुछ नहीं होगा। अगर कोई विधेयक राज्यसभा में पास नहीं हो पाया तो क्या होगा, बहुत ज्यादा ये होगा कि विधेयक समाप्त हो जाएगा, उस पर कानून नहीं बनाया जा सकता, बस इतना ही होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो क्या करोगे, तो इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किसको हटाने का अधिकार संसद को नहीं है, बताइएगा। तो इनमें से किसको हटाने का अधिकार संसद को नहीं प्राप्त है। उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या फिर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनमें से कौन एक ऐसा है जिसको
संसद नहीं हटा सकती। तो आंसर क्या करिएगा, 19वें प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप आंसर करोगे महान्यायवादी। महान्यायवादी को ही हम लोग और क्या करते हैं, तो इन्हीं को हम लोग अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इन्हीं को हम लोग अटॉर्नी जनरल कहते हैं। महान्यायवादी जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, इसलिए इनको हटाने के लिए संसद की आवश्यकता की जरूरत नहीं होती। राष्ट्रपति जब चाहेंगे तब इनसे त्यागपत्र मांग सकते हैं और इनको इनके पद से हटना पड़ेगा। तो ऑप्शन संख्या बी आंसर करिएगा। समानता के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 13 से 17 में, 15 से 19 में, 14 से 19 में या फिर 14 से 18 में। राइट टू इक्वलिटी की बात करेंगे, समानता के अधिकार की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, कौन से अनुच्छेद में है, तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी 14 से 18 में। ठीक है, कहां पर, तो अनुच्छेद 14 से 18 में समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया, राइट टू इक्वलिटी का। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, डी आंसर कर दोगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान कौन सी अनुसूची में है, तो देखो दल बदल की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसको 52वें संशोधन, ठीक है, कौन सा, तो 52वें संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। 52वें संशोधन 1985 के द्वारा क्या किया गया है, दल बदल का प्रावधान किया गया। कौन सी अनुसूची में, आंसर कर दोगे 10वीं अनुसूची में। 52वें संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा जा रहा है और वहीं पर दल बदल का प्रावधान किया जा रहा है। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, बी आंसर कर दोगे। आगे बढ़ेंगे। भारत में मूल अधिकारों के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। भारत में मूल अधिकारों के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। मूल अधिकार समाजवादी सिद्धांत को व्यक्त करते हैं, फेबियन प्रभाव को व्यक्त करते हैं, उदारवादी व्यक्तिवादी सिद्धांत को व्यक्त करते हैं या फिर गांधीवादी सिद्धांत को व्यक्त करते हैं। तो अगर हम लोग मूल अधिकारों की बात करेंगे तो मूल अधिकारों में आपको उदारवादी और क्या हो जाएगा, और व्यक्तिवादी, ठीक है, ये दोनों सिद्धांतों के अभिलक्षण आपको देखने को मिलते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो मूल अधिकार उदारवादी और व्यक्तिवादी सिद्धांत को व्यक्त करते हैं। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो सी आंसर कर दोगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। राज्यसभा में गण पूर्ति के लिए कुल सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए, 1/2, 1/3, 1/10, 1/6। राज्यसभा क्या होता है, तो राज्यसभा आपका द्वितीय सदन होता है। ठीक है, क्या होता है, तो राज्यसभा द्वितीय सदन होता है। इसके अलावा उच्च सदन होता है, अस्थाई सदन होता है। ठीक है, राज्यसभा क्या होता है, द्वितीय सदन होता है, उच्च सदन होता है और अस्थाई सदन होता है। ठीक है, राज्यसभा में अगर हम लोग मैक्सिमम की बात करेंगे, मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं, तो आप आंसर करोगे 250 हो सकते हैं। वहीं अगर वर्तमान सदस्य संख्या की बात कर लें कि वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है, तो आप आंसर करोगे 245 होती है। कितनी, 245 होती है। और कितने नॉमिनेट होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, कितने मनोनीत होते हैं राज्यसभा में, तो आप आंसर करोगे 12 सदस्य हैं जो राष्ट्रपति क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। 12 सदस्य कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति क्या करेंगे, मनोनीत करते हैं। कितने सदस्यों को, 12 सदस्यों को। मैक्सिमम जो मेंबर्स होंगे वो कितने होंगे, तो मैक्सिमम होंगे 250, वर्तमान है 245। राज्यसभा द्वितीय सदन है, उच्च सदन है, अस्थाई सदन है। राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आयु सीमा क्या होगी, राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आयु सीमा क्या होगी, तो आप आंसर करोगे 30 वर्ष होनी चाहिए। और अगर आपसे कार्यकाल पूछ ले कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो कार्यकाल आप कहोगे 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना, तो 6 वर्ष होता है। और गणपूर्ति के लिए कुल सदस्य संख्या लगभग कितनी, 1/10 होनी चाहिए। कितनी, 1/10 होनी चाहिए, तभी राज्यसभा की बैठक हो सकती है। ऑप्शन संख्या सी आंसर करेंगे। उपराष्ट्रपति के पद के संदर्भ में आपको 4 कथन दिएगा और आपको सही कथन के बारे में बताना है। तो बताइएगा, तो उपराष्ट्रपति का जो पद है ये संविधान में प्रारंभ से है, एक संवैधानिक संशोधन के द्वारा सृजित किया गया है, संसदीय अधिनियम के द्वारा सृजित किया गया है, राष्ट्रपति अपने सहायक के रूप में उसकी नियुक्ति करता है। तो क्या आंसर करोगे, तो जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में, तो आप आंसर करोगे आर्टिकल 63 में। ठीक है, कहां पर, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया और ये संविधान में प्रारंभ से ही है। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, तो ए आंसर कर देंगे। उपराष्ट्रपति का पद संविधान में प्रारंभ से ही है, अनुच्छेद 63 में इसका प्रावधान किया गया था। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा कब प्राप्त हुआ, बताएंगे क्या हो जाएगा, तो कौन से संशोधन के द्वारा दिल्ली को NCR नेशनल कैपिटल रीजन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। 61वां संशोधन, 86वां संशोधन, 73वां संशोधन या फिर 69वां संशोधन। क्या आंसर करोगे आप लोग,
कौन सा संशोधन है जिसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? आप आंसर करोगे ऑप्शन संख्या डी। ठीक है, 69वां संशोधन के द्वारा। ठीक है, 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। ऑप्शन संख्या डी आंसर करोगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश से स्वीकार किया गया? अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं? ऐसी शक्तियां जिनका उल्लेख ना तो संघ सूची में, ना तो राज्य सूची में, ना तो समवर्ती सूची में, वो अवशिष्ट विषय कहलाते हैं। तो अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश से लिया गया है? क्या आंसर करोगे? अमेरिका, रूस, कनाडा या फिर दक्षिण अफ्रीका? आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी, कनाडा से लिया गया। ठीक है, कहां से? कनाडा से लिया गया है। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। पंचायतों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 38 या फिर अनुच्छेद 44? कौन से अनुच्छेद है जिसमें पंचायतों का उल्लेख किया गया? तो देखो, एक अनुच्छेद तो है अनुच्छेद 243। अनुच्छेद 243 में भी पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 243 में भी पंचायतों का उल्लेख है और अनुच्छेद 40 में भी पंचायतों का उल्लेख है। तो दोनों अनुच्छेद आप याद रखिएगा, अनुच्छेद 40 और 243। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। वित्त आयोग के सदस्यों के लिए योग्यताएं बताइएगा। वित्त आयोग की अगर हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग वित्त आयोग की बात करेंगे तो वित्त आयोग का जो प्रावधान है ये किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आप आंसर करोगे अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। और वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो आप आंसर करोगे राष्ट्रपति करते हैं। वित्त आयोग का गठन कौन करेंगे? तो राष्ट्रपति करेंगे। ठीक, वित्त आयोग का कार्यकाल क्या होगा? कार्यकाल क्या होगा वित्त आयोग का? तो आप आंसर क्या करोगे? आप कहोगे 5 वर्ष के लिए। ठीक है, वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष के लिए किया जाता है? तो 5 वर्ष के लिए किया जाता है। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन होता है, राष्ट्रपति गठन करते हैं। और इसके संदर्भ में आपको बताना है, तो भारत के संविधान में उल्लिखित है, भारत की संसद के द्वारा विहित की जाती है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा विहित की जाती है या फिर केंद्रीय वित्त मंत्रालय के द्वारा विहित की जाती है। तो वित्त आयोग के जो सदस्य होते हैं उनकी अगर हम लोग योग्यताओं की बात करेंगे तो वो भारत की संसद के द्वारा निर्धारित की जाती है, भारत के संसद के द्वारा विहित की जाती है। ऑप्शन संख्या क्या करोगे? तो बी आंसर कर दोगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। संसद में प्रतिवर्ष बजट कौन प्रस्तुत करवाता है? देखो, जो यहाँ पर बजट शब्द है ना, अगर हम लोग अपने संविधान की बात करेंगे तो संविधान में बजट शब्द के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, क्या किया गया है? तो बजट शब्द के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। ये बात और है कि हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बजट शब्द का प्रयोग करते हैं, संविधान में इसके लिए वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। और इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 112 में किया गया। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको आम बोलचाल की भाषा में हम लोग बजट कहते हैं, इसको अनुच्छेद 112 में उल्लिखित किया गया है। और कौन प्रस्तुत करवाता है? तो आप आंसर रखिएगा राष्ट्रपति। ठीक है, क्या होगा? देखो, आपसे पूछ रहा है कौन प्रस्तुत करवाता है, तो प्रस्तुत तो राष्ट्रपति करवाता है। ठीक है, कौन करवाएगा? प्रस्तुत तो राष्ट्रपति करवाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करोगे? तो डी आंसर कर दोगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत की नागरिकता प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक नहीं है? देखो, नागरिकता जो है भारत की, वो 5 माध्यमों से प्राप्त की जा सकती है। कितने तरीकों से? तो 5 तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। और 5 तरीके कौन कौन से हैं? तो देखो, एक तो हो गया जन्म से। ठीक है, जन्म से आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा वंश परंपरा से। ठीक है, क्या हो जाएगा? दूसरा आप कहोगे वंश परंपरा से। तीसरा आप क्या करोगे? तीसरा आप कहोगे पंजीकरण से। ठीक है, क्या करोगे? पंजीकरण से। चौथा अगर हम लोग बात करेंगे क्या करोगे? तो आप कहोगे देशीकरण से। ठीक है, क्या करोगे? देशीकरण से। और पांचवा क्या करोगे? पांचवा आप कहोगे भूमि अर्जन से। ठीक है, क्या करोगे? तो भूमि अर्जन से। तो 5 तरीके हैं जिनसे आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हो, इसमें संपत्ति का कोई स्थान नहीं है। ऑप्शन संख्या क्या करोगे? तो डी आंसर कर दोगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किस सदन का सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता है लेकिन अध्यक्षता करता है? तो बताएंगे कौन सा सदन है जिसमें उस जो सभापति होता है वो उस सदन का सदस्य तो नहीं होता है लेकिन फिर भी अध्यक्षता करता है? तो विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा या फिर राज्यसभा? क्या आंसर कर देंगे? तो ऑप्शन संख्या आप कर दोगे डी, राज्यसभा। राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। तो ऑप्शन संख्या डी आंसर करोगे, राज्यसभा। आगे बढ़ेंगे।
पंचायती राज संस्थाओं का औचित्य किस कारण से बताइएगा। पंचायती राज संस्थानों की बात करेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र में औद्योगिक विकास करने से, स्थानीय स्तर पर स्वशासित इकाइयों को विकसित करने से, गांव में आर्थिक समृद्धि हेतु, या फिर उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा, तो पंचायती राज संस्थाओं की बात करेंगे तो इनका औचित्य हो जाएगा स्थानीय स्तर पर स्वशासित इकाइयों को विकसित करना। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, तो बी आंसर कर दोगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी को राजभाषा बनाए जाने से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया, किसने प्रस्तुत किया। हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। गोपाल स्वामी अयंगार, गोविंद वल्लभ पंत, के.एम. मुंशी, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। हिंदी को देखो राजभाषा के रूप में अगर हम लोग बात करेंगे तो 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया। हिंदी भाषा को कब स्वीकार किया गया, तो 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया। और यही कारण है कि 14 सितंबर को हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो हम लोग राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। याद रखेंगे, क्या करेंगे, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं कब, 14 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आंसर करोगे ऑप्शन संख्या ए करोगे। ठीक है, किसने, तो गोपाल स्वामी अयंगार ने। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गोपाल स्वामी अयंगार जो है, तो इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने हिंदी को राजभाषा बनाए जाने का संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। राजभाषा अधिनियम 1963 को कब से क्रियान्वित किया गया। राजभाषा अधिनियम 1963 कब से क्रियान्वित हुआ। 1963 से, 1964 से, 1965 से, या फिर 1968 से। चलो जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, इस प्रश्न का आंसर करिएगा। तो राजभाषा अधिनियम जो है वो कब से क्रियान्वित हुआ। जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हो सभी लोगों से निवेदन करूंगा, इस सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पॉलिटी की आज हम लोग महामैराथन करने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं और यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। ठीक है, तो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक बने रहिएगा। बताएंगे क्या हो जाएगा, तो राजभाषा अधिनियम 1963 जो है ये 1965 से क्या किया गया है, क्रियान्वित किया गया। ठीक है, 1965 से। अच्छा, 1965 की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1965 से भारत में क्या हो रहा है, दो महत्वपूर्ण काम हो रहे हैं। क्या हो रहा है, 1965 में एक तो देखो बीएसएफ की स्थापना होगी। भारत में क्या हो रहा है, तो बीएसएफ की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना होगी। एक काम तो 1965 में ये महत्वपूर्ण हो रहा है। और दूसरा काम क्या होगा, दूसरा महत्वपूर्ण काम ये हो रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कारों की शुरुआत हो रही है। भारत में क्या हो रहा है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कारों की शुरुआत हो रही है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कारों की शुरुआत होगी 1965 से। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में खूब बन जाते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रथम विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन कब आयोजित किया गया, बताइएगा। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब आयोजित किया गया। अच्छा, अगर आपसे विश्व हिंदी दिवस पूछ ले कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो अभी मैंने आप लोगों को बताया 14 सितंबर को मनाते हैं, लेकिन विश्व हिंदी दिवस अगर आपसे पूछ ले तो आप आंसर करोगे 10 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, कब करते हैं, तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो आप आंसर कर दोगे 10 जनवरी को मनाते हैं। पहला विश्व हिंदी दिवस जो सम्मेलन है तो ये कब आयोजित किया गया, 1973, 75, 78 या फिर 89। तो क्या आंसर कर दोगे, आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी, 1975 में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया। ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। राजभाषा आयोग के गठन का अधिकार किसको है, जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो राजभाषा आयोग की अगर हम लोग बात करेंगे तो किस अनुच्छेद में राजभाषा आयोग के बारे में बताया गया है, तो आप आंसर कर दोगे अनुच्छेद 344 में। किस अनुच्छेद में राजभाषा आयोग की बात की गई है, तो आप आंसर करोगे अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग के गठन की बात की गई है। और कौन करता है, तो आप आंसर करोगे राष्ट्रपति करते हैं। राजभाषा आयोग का गठन कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेंगे। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। राजभाषा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है, अभी तो मैंने आप लोगों को बताया क्या हो जाएगा, तो 344 के तहत राजभाषा आयोग का गठन होता है। ऑप्शन संख्या क्या आंसर कर दोगे, तो सी आंसर कर दोगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राजभाषा, अब हिंदी को राजभाषा किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया गया, बताओ।
बड़ा अच्छा सा प्रश्न है। हिंदी को राजभाषा किस अनुच्छेद के तहत? अच्छा, राजभाषा की अगर हम लोग बात करें तो राजभाषा का जो उल्लेख है ये भाग किस में किया गया है? तो ये भाग 17 में किया गया है। और भाग जो 17 है ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो आप आंसर करोगे अनुच्छेद 343 से लेकर के क्या होगा 351 तक। ठीक है, भाग 17 जो है ये अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक भाग 17 है। और हिंदी को राजभाषा किस अनुच्छेद में? तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी, अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। किस भाग में राजभाषा से संबंधित प्रावधान किए गए? तो अभी तो मैंने आप लोगों को बताया भाग 2, भाग 6, भाग 17, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर करोगे? तो भाग 17 में। ठीक है, कहाँ पर? तो भाग 17 में क्या है? राजभाषा से संबंधित प्रावधान किए गए। ऑप्शन संख्या क्या करोगे? सी आंसर कर दोगे। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। भारत जैसे राष्ट्रों के लिए संघवाद का कौन सा स्वरूप सर्वोत्तम है? बताइएगा। तो भारत में अगर हम लोग बात करेंगे तो संघवाद है, लेकिन संघवाद का कौन सा स्वरूप भारत में प्रचलित है? केंद्रीय संघवाद, संघर्षात्मक संघवाद, सहकारी संघवाद या फिर उपरोक्त सभी? तो भारत में संघवाद का कौन सा स्वरूप सर्वोत्तम है, प्रचलित है? तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी, सहकारी संघवाद। ठीक है, कौन सा? तो सहकारी संघवाद कर दोगे। ऑप्शन संख्या क्या करोगे? तो सी आंसर कर दोगे। भारत के लिए ये सबसे बेस्ट है। ऑप्शन संख्या सी आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बंदी प्रत्यक्षीकरण का आदेश जारी करने का अधिकार किसके पास है? बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसको भी हम लोगों ने बात की थी, क्या जिसको भी मैंने आप लोगों को बताया था, हैबियस कॉर्पस। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कॉर्पस को जारी करने का अधिकार किसके पास होता है? ये जारी कब किया जाता है? तो हैबियस कॉर्पस जारी तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति को गलत तरीके से या फिर अवैध तरीके से बंदी बनाया गया हो। ठीक है, तो तब ये रिट जो है हाइबियस कॉर्पस जारी की जाती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण को जारी किया था और इसका जारी करने का अधिकार किसके पास है? सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के पास, उच्च न्यायालय के पास, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के पास, या फिर भारत में सभी न्यायालयों के पास। तो क्या आंसर करोगे? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट है ये जारी करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ किसको? हाई कोर्ट को भी है। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? सी आंसर कर दोगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों को हम। आगे बढ़ेंगे। अनुच्छेद 30 का संबंध किससे है? धर्म प्रचार से है, बहुसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकारों से है, अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने और प्रशासन के अधिकार से संबंधित है, या फिर धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता से? क्या आंसर कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या आप कर दोगे सी आंसर करोगे। अल्पसंख्यक, अनुच्छेद 30 जो है ये कहता है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग के जो लोग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग जो हैं, वो अपने लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना भी कर सकते हैं और उनको प्रशासन का अधिकार भी दिया गया है। तो ऑप्शन संख्या क्या करोगे? तो सी आंसर कर दोगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली पहली महिला? देखो, आपसे बनने वाली नहीं पूछ रहा, आपसे ये नहीं पूछ रहा कि पहली राष्ट्रपति, पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी। पहली महिला, अगर आपसे पूछा जाए कि पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी भारत की, तो आप आंसर क्या करोगे? तो आप आंसर करोगे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, क्या करोगे? तो आप आंसर करोगे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली पहली महिला, तो क्या होगा? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, सरोजनी नायडू, विजया लक्ष्मी पंडित या फिर लक्ष्मी सहगल? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, लक्ष्मी सहगल पहली भारतीय महिला है जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। ये बात और है कि ये चुनाव हार जाती हैं जिसकी वजह से राष्ट्रपति नहीं बन पाती हैं। फिलहाल ऑप्शन संख्या डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। संसद के संयुक्त बैठक के लिए अधिसूचना कौन जारी करता है? संयुक्त बैठक की अगर हम लोग बात करेंगे तो संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो कहाँ पर? तो अनुच्छेद 108 में क्या किया गया है? संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया। ठीक है, अनुच्छेद 108 के संदर्भ में संयुक्त अधिवेशन के बारे में बताया गया है। और इसके लिए अधिसूचना कौन जारी करेगा? संसद के संयुक्त बैठक के जारी जो है बुलाता कौन है? अधिसूचना कौन जारी करता है? तो आप आंसर करोगे ऑप्शन संख्या डी, राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करता है। और लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है? तो इस संयुक्त अधिवेशन में अध्यक्षता करने का काम करता है। ठीक है, क्या करता है? तो अध्यक्षता जारी करता है कौन? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, ऑप्शन संख्या डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। किस अनुच्छेद में संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया? आंसर करोगे
संयुक्त बैठक या फिर कहो संयुक्त अधिवेशन की बात, तो ये कहाँ पर, तो अनुच्छेद 108 में की गई। अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की बात की गई। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, ए आंसर कर दोगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत में दूसरी बार संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया गया था, बताओ क्या हो रहा है। तो देखो, अगर हम लोग बात करेंगे तो संयुक्त अधिवेशन कुल कितनी बार, तो 3 बार बुलाया गया। ठीक है, कितनी बार, तो 3 बार बुलाया गया। कब कब बुलाया गया, तो देखो, एक तो बुलाया गया 1961 में बुलाया गया, दूसरी बार जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया वो 1978 में बुलाया गया, और तीसरी बार जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया वो 2002 में बुलाया गया। याद रखेंगे। ठीक है, क्या हो रहा है, तो भारत में दूसरी बार संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया गया है, तो आप आंसर क्या करोगे, दूसरी बार कब बुलाया जा रहा है, 1978 में बुलाया जा रहा है। क्या आंसर करोगे, ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे। 1978 में भारत में दूसरी बार संयुक्त अधिवेशन को बुलाया गया था। आगे बढ़िएगा। सरकारिया आयोग ने कुल कितनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी। सरकारिया आयोग किस वर्ष गठित हो रही है, तो आप आंसर करोगे 1983 में। ठीक है, क्या हो रहा है, सरकारिया आयोग जो है ये 1983 में, ठीक है, सरकारिया आयोग जो है ये 1983 में आ रही है। और अगर हम लोग बात करेंगे तो सरकारिया आयोग ने, ठीक है, ये किससे संबंधित है, तो ये केंद्र राज्य संबंधों की जांच करने से, किससे, तो केंद्र राज्य संबंधों की जांच करने से। ठीक है, केंद्र राज्य संबंधों की जांच कर रही है कौन सी, सरकारिया आयोग। और इसने कुल कितनी सिफारिशें की थी, तो 247 सिफारिशें की थी। कितनी, 247 सिफारिशें की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सरकारिया आयोग ने 1983 में गठन हो रहा है, केंद्र राज्य संबंधों से पर अपनी रिपोर्ट ये प्रस्तुत करेगी, और 247 सिफारिशें की थी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, बताइएगा क्या आंसर करोगे। तो कौन सा राज्य है या फिर केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जा रही है, उड़ीसा, झारखंड, असम या फिर दिल्ली। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, तो क्या आंसर करोगे, तो करेक्ट आंसर हम लोग कर देंगे क्या, आप आंसर क्या कर दोगे, आंसर कर दोगे दिल्ली। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, और केंद्र शासित प्रदेशों में जो मुख्यमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, तो केंद्र शासित प्रदेशों में जो मुख्यमंत्री होते हैं तो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इस बात को आप याद रखेंगे। ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। संविधान समीक्षा आयोग की एकमात्र महिला सदस्य कौन थी, तो बताएगा, तो संविधान की जो संविधान बन के तैयार हुआ था उसकी समीक्षा करने के लिए क्या किया गया था, एक आयोग गठित किया गया था, और उसकी एकमात्र महिला सदस्य कौन थी, श्रीमती सोनिया गांधी, सुषमा स्वराज, सुमित्रा जी कुलकर्णी या फिर इंदिरा गांधी। क्या आंसर करेंगे, तो 49वें प्रश्न का करेक्ट आंसर आप कर दोगे ऑप्शन संख्या सी, सुमित्रा जी कुलकर्णी कर दोगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। संविधान समीक्षा आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य होते हैं, चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे इस प्रश्न का। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे इस प्रश्न का, और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा, जितने लोगों ने सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया है तो निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो संविधान समीक्षा आयोग में अगर हम लोग बात करेंगे तो अध्यक्ष के अतिरिक्त जो सदस्यों की संख्या होती है वो 10 होते हैं। ठीक है, टोटल कितने होते हैं, 11 होते हैं। एक अध्यक्ष होता है और 10 सदस्य होते हैं। तो आपसे अध्यक्ष के अतिरिक्त पूछ रहा है, तो अध्यक्ष के अतिरिक्त तो 10 की संख्या कितनी होती है सदस्यों की, तो 10 हो जाते हैं। ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पहली बार संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के संदर्भ में बुलाया गया था, बताइएगा क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। तो देखो, संयुक्त अधिवेशन मैंने आप लोगों को बताया ना कि संयुक्त अधिवेशन जो है वो 3 बार बुलाया गया है। ठीक है, कब कब बुलाया गया है, तो आप आंसर करोगे 1961 में बुलाया गया है। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे दोबारा कब बुलाया गया, तो दोबारा 1978 में बुलाया गया, और तीसरी बार अगर हम लोग बात करेंगे तो 2002 में बुलाया गया। तो 3 बार कुल क्या किया गया है, तो 3 बार कुल संयुक्त अधिवेशन को बुलाया गया है। अब आपसे पूछ रहा है पहली बार मतलब 1961 में संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के संदर्भ में बुलाया गया, दहेज निषेध विधेयक, आतंकवाद निरोध विधेयक, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के संदर्भ में, या फिर संसद की सुरक्षा के संदर्भ में। तो क्या आंसर करोगे, तो पहली बार 1961 में जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा रहा है वो दहेज निषेध विधेयक के संदर्भ में बुलाया गया था। ऑप्शन संख्या क्या कर देंगे, तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर देंगे। क्या हो जाएगा, तो दहेज निषेध विधेयक के संदर्भ में
पहली बार क्या किया गया था, संयुक्त अधिवेशन को बुलाया गया था। ऑप्शन संख्या ए आंसर करना। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। लोकसभा में प्रस्तुत सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ प्रस्तुत किए गए थे। अगर लोकसभा में हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो अविश्वास प्रस्ताव है वो किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ प्रस्तुत किया गया था। जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी या फिर अटल बिहारी वाजपेयी। क्या आंसर करोगे? तो करेक्ट आंसर जो हम लोग करेंगे वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, इंदिरा गांधी जी। ठीक है, इंदिरा गांधी जी की सरकार के खिलाफ सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान में सर्वाधिक व्यापक और सबसे विवादास्पद संवैधानिक संशोधन कौन सा है। तो अगर हम लोग बात करें सबसे बड़ा संवैधानिक संशोधन कौन सा है, चलिए जल्दी से बताइएगा। तो भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ा जो संवैधानिक संशोधन है वो कौन सा है? 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 52वां संशोधन या फिर 73वां संशोधन। क्या आंसर कर देंगे? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए कर देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? 42वां संशोधन। और इसे क्या करते हैं? इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान भी कहते हैं। 42वें संविधान संशोधन को क्या करते हैं? तो इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा 42वां संशोधन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा और सबसे विवादास्पद संशोधन है। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? ए आंसर कर दोगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया है? चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। तो संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया जा रहा है? क्या आंसर करेंगे? चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करते चलेंगे। क्या हो जाएगा? 1950, 1951, 1952 या फिर 1956 में। चलो जल्दी से बताइएगा क्या आंसर करोगे। तो संविधान में सबसे पहली बार संशोधन कब होगा? तो आप आंसर करोगे 1951 में। ठीक है, पहला संशोधन, पहला संशोधन क्या हो रहा है? तो पहला संशोधन संविधान में पहला ही संशोधन हो रहा है 1951 में हो रहा है। और इस पहले संशोधन के द्वारा अगर हम लोग बात करेंगे क्या होगा, तो इस पहले संशोधन के द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा जा रहा है। ठीक है, कौन सी? तो 9वीं अनुसूची को जोड़ा जा रहा है। संविधान में पहला संशोधन हो रहा है 1951 में और इसके द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा जा रहा है, जिसमें क्या है? जिसमें जमींदारी उन्मूलन की बात की जा रही है। ठीक है, क्या हो रहा है? जिसमें जमींदारी उन्मूलन की बात की जा रही है, जमींदारी उन्मूलन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करिएगा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बताएंगे क्या हो जाएगा। तो संसद मूल अधिकारों वाले अध्याय में परिवर्तन कर सकती है, संसद संविधान का मूल ढांचा बदल सकती है, संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, संसद अनुच्छेद 356 में संशोधन कर सकती है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर करिएगा। कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो संसद मूल अधिकारों वाले अध्याय में परिवर्तन कर सकती है, तो सही है। संसद संविधान के मूल ढांचे में बदलाव कर सकती है, नहीं, ये गलत है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आपको गलत कथन बताना है, सत्य नहीं बताना है, मतलब आपको गलत कथन बताना। और गलत यही है कि संसद जो है वो संविधान के मूल ढांचे में बदलाव कर सकती है, ये गलत है। मूल ढांचे में बदलाव नहीं कर सकती है, ऑप्शन संख्या बी गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करिएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को शपथ कौन दिलाता है? ठीक है, CAG की बात हो रहा है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात हो रही है। इनका प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 148 में किया गया। ठीक है, क्या हो जाएगा? CAG की बात हो रही है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात हो रही है, CAG की बात हो रही है। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है इनका प्रावधान अनुच्छेद 148 में किया गया है। और इनको शपथ कौन दिलाता है? तो क्या आंसर करोगे? प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष या फिर राष्ट्रपति। तो आप आंसर करोगे ऑप्शन संख्या डी कर दोगे। ठीक है, किसको? तो राष्ट्रपति जो है वो नियंत्रक महालेखा परीक्षक को, CAG को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। संविधान संशोधन की दृष्टि से भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? बताइएगा। तो संविधान संशोधन अगर हमें करना हो तो कौन सा कथन भारतीय संविधान के संदर्भ में सत्य होगा? ठीक है, संविधान जो है भारत का वो बहुत लचीला है, कठोर है, लचीला होते हुए भी कठोर है, अत्यधिक कठोर संविधानों में से एक है।
तो क्या आंसर करेंगे? तो संविधान संशोधन की दृष्टि से अगर हम लोग भारतीय संविधान की बात करेंगे तो यह लचीला होते हुए भी क्या है? कठोर है। भारतीय संविधान जो है वो लचीला होते हुए भी कठोर है। ऑप्शन संख्या सी आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया? बताइएगा क्या हो जाएगा? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया? आपात उपबंधों का, संविधान संशोधन का, भाषा का, या फिर राज्यसभा में स्थानों के आवंटन का? क्या आंसर करेंगे? तो 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख किया गया। किसका? भाषा का उल्लेख किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए पहले 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी, तो पहले आप कहोगे 14 भाषाएं थी। कितनी? पहले 14 भाषाएं थी। और वर्तमान में अगर हम लोग बात करेंगे तो वर्तमान में कितनी भाषाएं? वर्तमान में आप कह दोगे 22 भाषाएं। ठीक है, कितनी? तो वर्तमान में 22 भाषा। पहले कितनी भाषा थी? 14 भाषा थी। अभी वर्तमान में 22 भाषा है। ठीक है, ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? अच्छा देखो, संविधान संशोधन की अगर हम लोग बात करते हैं तो संविधान संशोधन जो है ये हमने कहाँ से लिया? ये हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया। ठीक है, कहाँ से? संविधान संशोधन हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। और किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया संविधान संशोधन का? तो आर्टिकल 368 में, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है और दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया है। और किस भाग में उल्लेख है? तो आप आंसर कर दोगे भाग 20 में। ठीक है, कौन से? तो भाग 20 में संविधान संशोधन का उल्लेख है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है तो उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, गृह मंत्री करते हैं, या फिर विधि मंत्री करते हैं? क्या आंसर करोगे? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो देखो, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं ना, इनकी नियुक्ति पूछे, शपथ पूछे, त्यागपत्र पूछे, सारे काम कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। ऑप्शन संख्या क्या कर देंगे? ए आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निर्वाचन आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? बताइएगा। निर्वाचन आयोग के संदर्भ में आपको कुछ कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यह एक संवैधानिक निकाय है, यह एक सलाहकार निकाय है, यह मतदाता सूचियों को तैयार करता है, यह केंद्र स्तर के चुनाव को आयोजित करता है? तो क्या हो जाएगा? तो करेक्ट जो नहीं है, जो सही नहीं है, वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। यह एक सलाहकार निकाय है, ये गलत हो जाएगा। निर्वाचन आयोग एक सलाहकार निकाय नहीं है, यही हमारा गलत हो जाएगा और यही गलत ही आपको बताना था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निर्वाचन आयोग का कार्य है, क्या कार्य है? तो चुनाव क्षेत्र का परिसीमन करना, लोक सेवाओं की भर्ती करना, नगर पालिका के चुनाव संपन्न कराना, पंचायती राज व्यवस्थाओं के चुनाव की देखरेख करना? तो क्या आंसर करोगे? तो जो निर्वाचन आयोग होता है उसका कार्य है चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? ए आंसर कर दोगे। निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है? तो चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़िएगा। भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? बताइएगा। देखो, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, एक क्या होता है? एक मुख्य होता है और दो अन्य होते हैं। ठीक है, क्या होता है? एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और दो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। आपसे पूछ रहा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल। क्या आंसर करोगे? 6 वर्ष, 6 वर्ष या 62 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष, या फिर सिर्फ 62 वर्ष? क्या आंसर हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर आप करोगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। ऑप्शन संख्या क्या करोगे? तो सी आंसर कर दोगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में? बताइएगा, क्या आंसर करेंगे? चलिए जल्दी से बताएंगे। तो निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो 315 में, 324 में, 352 में, या फिर 368 में? क्या हो जाएगा? निर्वाचन आयोग का उल्लेख अगर हम लोग बात करें, अगर आपसे भाग पूछ ले तो भाग आप आंसर करोगे कौन सा? तो भाग है 15। भाग 15 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है अनुच्छेद 324 में। ठीक है, किसमें? तो अनुच्छेद 324 में भाग 15 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख। ऑप्शन संख्या बी आंसर करिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस अनुच्छेद के द्वारा संघ और राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग को बनाने की बात की गई है? बताइएगा क्या हो जाएगा? तो कौन सा अनुच्छेद है जो कहता है कि संघ और राज्यों के लिए एक लोक सेवा का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 310, 312, 313 या फिर 315? क्या आंसर करोगे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या
डी कर देंगे। 315 अनुच्छेद 315 कहता है कि संघ और राज्यों के लिए क्या होगा, तो लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया जाएगा। ऑप्शन संख्या डी आंसर करेंगे 315। आगे बढ़ेंगे, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, बताइएगा। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन कर रहा है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, क्या आंसर करेंगे। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन कर रहा है, क्या आंसर कर दोगे, तो आप कर दोगे ऑप्शन संख्या बी कर दोगे। कौन करेगा, तो राज्यपाल करते हैं, ठीक है। कौन करते हैं, तो राज्यपाल करते हैं, ऑप्शन संख्या बी आंसर करेंगे। आगे बढ़िएगा, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही लोक सेवा आयोग या फिर कहेंगे संयुक्त लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया जा सकता है। तो नियुक्ति कौन करेगा, तो सांसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री, क्या होगा, जल्दी से बताएंगे क्या होगा। तो यहाँ पर देखो जो होगा वो होगा आपका क्या, यहाँ पर एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट था, मैं इसको सही कर देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे ये हो जाएगा संसद हो जाएगा, ठीक है। कौन कर सकता है, ये काम कर सकती है संसद कर सकती है। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, ए आंसर कर दोगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है, संघ लोक सेवा आयोग जो है वो जो यूपीएससी है वो अपना प्रतिवेदन या फिर अपनी रिपोर्ट किसको सौंपती है, तो राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को या फिर उपराष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन, तो क्या आंसर कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे राष्ट्रपति को सौंपती है, किसको, राष्ट्रपति को। ऑप्शन संख्या ए आंसर करेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, बताइएगा। तो देखो संघ लोक सेवा आयोग कोई भी आयोग होगा तो उसमें कुछ अध्यक्ष होंगे, सदस्य होंगे, होते हैं ना। तो उसी तरीके से अगर हम लोग यूपीएससी की बात करेंगे, संघ लोक सेवा आयोग की बात करेंगे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करेंगे, तो इसमें जो अध्यक्ष होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर मुख्य सचिव। आंसर कर दोगे आप किसको, आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। कौन करेंगे, तो राष्ट्रपति करेंगे, ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे, ठीक है। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। किस अनुच्छेद के द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो कौन सा अनुच्छेद है जो लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान करने का काम करता है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे इस प्रश्न का, क्या आंसर करोगे। तो अनुच्छेद 310, 311, 312 या फिर 315, चलो जल्दी से बताइएगा क्या आंसर करेंगे, क्या आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी कर दोगे। अनुच्छेद 311 जो है ये लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान करने का काम करता है। अनुच्छेद क्या करोगे, तो अनुच्छेद 311 आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किस अनुच्छेद के द्वारा एक अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया गया, बताइएगा क्या आंसर करेंगे। तो कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा राज्यसभा एक नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। अनुच्छेद 313, 312, 315 या फिर 310, क्या आंसर करोगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएंगे 312, ठीक है। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर करोगे 312 के तहत राज्यसभा एक नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में कितनी अनुसूचियों को जोड़ा गया, बताइएगा। कौन सी अनुसूची है, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया है। तो अभी हम लोगों ने बात की थी, बताइएगा क्या हो जाएगा, कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया है। तो आप आंसर करोगे 11वीं अनुसूची, क्या आंसर करोगे, आप आंसर कर दोगे क्या हो जाएगा, आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या, ठीक है, सी कर दोगे। क्या हो जाएगा, तो 11वीं अनुसूची को 73वें संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है, बताइएगा क्या आंसर करोगे। चलिए जल्दी से बताएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है, राज्यसभा का निर्वाचन करना, लोकसभा का निर्वाचन करना, राष्ट्रपति का निर्वाचन करना या फिर पंचायती राज संस्थाओं का निर्वाचन करना। तो क्या आंसर करेंगे, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो राज्यों के जो है
क्या होगा, तो वो लोकल स्तर पर चुनाव कराता है। क्या आंसर करोगे, तो आप आंसर करोगे पंचायती राज संस्थाओं का निर्वाचन करना। ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे 73वें संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय प्रदान किए गए, बताइएगा क्या हो जाएगा। इस प्रश्न को आज के सेशन में हम लोगों ने किया था, आप बताइएगा क्या हो जाएगा। तो 73वां संशोधन 1992 के द्वारा अगर हम लोग बात करेंगे तो 11वीं अनुसूची में पंचायतों को कितने विषय प्रदान किए गए हैं, क्या आंसर करिएगा, फटाफट सभी लोग बताएंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 विषय प्रदान किए गए। कितने विषय, 29 विषय। पंचायतों को 29 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीट आरक्षित की गई है, बताइएगा। पंचायतों में महिलाओं के कितना सीट आरक्षित किया गया है, कितना सीट आरक्षण दिया गया है, 1/3, 2/3, 3/4 या फिर इनमें से कोई नहीं, क्या आंसर करेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप आंसर करोगे 1/3 सीट। कितना, 1/3 सीट पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1/3 स्थान। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पंचायती राज सेवा के निर्माण की सिफारिश की है, बताइएगा। पंचायतों के लिए अगर हम लोग बात करेंगे, कौन सी समिति है जो पंचायतों के लिए सिफारिश कर रही है। सादिक अली समिति है, राज्य मन्नार समिति है, सरकारिया समिति है, या फिर अशोक मेहता समिति है। कौन सी समिति है जो पंचायती राज संस्थाओं के निर्माण के लिए सिफारिश कर रही है, तो क्या आंसर कर देंगे, तो आप आंसर कर दोगे अशोक मेहता समिति। ठीक है, कब आ रही है, तो 1977 में आ रही है, और इसने क्या किया था, इसने द्विस्तरीय पंचायत की सिफारिश की थी। ठीक है, अशोक मेहता समिति कब आ रही है, तो 1977 में आ रही है, और इसने द्विस्तरीय क्या हो रहा है, तो द्विस्तरीय अगर हम लोग बात करेंगे तो पंचायत की सिफारिश किसने की है, तो अशोक मेहता समिति ने की है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने प्रस्तुत किया था। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सुझाव को किसने प्रस्तुत किया था, क्या आंसर करोगे, तो राज्य मन्नार समिति, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, सादिक अली समिति, क्या आंसर करोगे, तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सुझाव को किसने प्रस्तुत किया था, आप आंसर कर दोगे बलवंत राय मेहता समिति। 1957 में ये जो बलवंत राय मेहता समिति है इसका गठन होता है, और इसने क्या किया है, इसने त्रिस्तरीय पंचायत की सिफारिश की है। ठीक है, क्या किया है, तो इसने बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत की सिफारिश की है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बलवंत राय मेहता जो समिति है इसने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात की थी। ऑप्शन संख्या सी करेक्ट होगा। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। सीएजी का कार्यकाल क्या होता है, बताइएगा। तो सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात कर रहा है। सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होता है, उसका कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है, या फिर 5 वर्ष हो जाता है, क्या आंसर करेंगे। तो करेक्ट आंसर जो होगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, तो सी आंसर कर दोगे। ठीक है, याद रखिएगा। चलो, तो ये था आज का महत्वपूर्ण सेशन। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। पॉलिटी के हम लोगों ने बेहतरीन वाले क्वेश्चंस को आज के सेशन में करने का प्रयास किया, और अभी तो ये पार्ट 1 है। ठीक है, अभी इसके बाद एक और पार्ट आएगा, वहां पर अभी हम लोग और भी बहुत सारे प्रश्नों को करेंगे। तो चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जरूर कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि दूसरे साथियों तक ये जो सेशन है पहुंच सके, और सब्सक्राइब भी जरूर कर लिए, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। तो अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे अच्छे वाले भाई बहनों को आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।